हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में जो सही और ज़रूरी है वही कर रहे हैं और किसी न किसी तरह से संसार हित में अपना योगदान दे रहे हैं। देखो, ज़रूरी लगा ये जो सत्यपाल जी हैं इनका इंटरव्यू देखना ज़रूरी लगा, बहुत ज़रूरी लगा। और इसलिए अपने वीकेंड पर रात काली करके 1 घंटे का इनका इंटरव्यू देखा, रिसर्च करी, सारे पॉइंट्स नोट किए। और सबसे पहली बात तो यह है कि ज़रूरी इसलिए लगा क्योंकि दूर से ही दाल में कुछ काला नज़र आ रहा था। क्या बात कर रहे हैं? तो पूरा 1 घंटे का इंटरव्यू है द वायर का। आप चाहें तो यहाँ पर इस वायर की वेबसाइट पर जाके ट्रांसक्रिप्ट देख सकते हैं पूरे इंटरव्यू की। और पहले ही बता दूं, ये बिल्कुल अनस्क्रिप्टेड वीडियो है, तो कोई वो फैंसी एडिटिंग या फिर जैसी कोई चीज़ नहीं है। रातों रात वीडियो बना के लेके आ रहा हूँ आपके लिए। दबाओ ठोक के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ, इंटरव्यू शुरू होता है सत्यपाल जी का और इन्होंने इस इंटरव्यू में बहुत सारे एलिगेशंस लगाए हैं, तरह तरह के, सारे बीजेपी को टारगेट किए हुए हैं। दाल में काला वैसे यही था, ठीक है ना, वो आगे जाके उस पर बात करेंगे। पहले जहां से इंटरव्यू शुरू हुआ था, ये थापर साहब जो है वो पूछते हैं 2018 में जो असेंबली डिसोल्यूशन हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, महबूबा मुफ्ती वॉज डेस्परेटली कॉलिंग यू, शी ऑल्सो क्लेम्ड कि आपने मतलब उनकी कॉल जो है वो रिफ्यूज करी उठाने से, आपको उनका फैक्स नहीं मिला, जबकि मिनटों बाद ही आपने असेंबली डिसॉल्व कर दी। इस तरीके के वो एलिगेशन लगाते हैं, जिसमें सत्यपाल जी कहते हैं कि देखिए सर, मतलब कहते तो बहुत कुछ है, मोटे मोटे में उनकी बात ये थी कि भाई देखो, मुझे अपनी सरकार बनानी होती तो मेरे 6 लोग वहां पर खड़े होते, ठीक है ना, चिट्ठी लेके। ट्विटर से सरकारें नहीं बनती और नहीं चलती, ऐसा उनका कहना था। और इसको लेके थापर उनसे पूछते हैं कि मतलब क्योंकि इट वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट असेंबली का डिसॉल्व होना, फिर उसके बाद पुलवामा हुआ, 370 हटा, ये सारी चीज़ें हुई। सो करण थापर जी पूछते हैं कि डू यू हैव एनी काइंड ऑफ रिग्रेट फॉर दिस, क्या आपको कुछ रिग्रेट है इस चीज़ को लेके? एंड ही सेड क्लियरली सेड आई डो नॉट हैव एनी रिग्रेट। और उसके पीछे की वजह ध्यान से सुनिएगा आप। वो क्लियरली कहते हैं कि भाई किसी की इनकम्पिटेंसी, यानी बेसिकली मुफ्ती की इनकम्पिटेंस की वजह से कि वो उनको बता नहीं पाई, उनको सपने नहीं आ रहे हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है, ठीक है ना, उनको आगे बताना चाहिए था ये बात थ्रू एनी चैनल जिसके थ्रू वो ये कम्युनिकेट कर सकती थी गवर्नर को कि भाई उनके पास मेजॉरिटी है, और उसके बाद उनकी बात सुनी जा सकती थी। बट शी वॉज इनकम्पिटेंट इन प्रूविंग हर क्लेम, और इस वजह से उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से कि भाई वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेंगे किसी और की इनकम्पिटेंस का। और फिर उसके बाद आती है बात उस चीज़ पे जिसके लिए ये सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, विच इज़ पुलवामा। शुरुआत करते हैं सत्यपाल जी बोल के कि लेट मी टेल यू द फैक्ट्स। और वो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो ये बताते हैं कि CRPF ने जो है एयरक्राफ्ट मांगा था टू फेरी द पीपल, बट द होम मिनिस्ट्री रिफ्यूज्ड टू गिव द एयरक्राफ्ट। और इस वजह से बाय रोड उनका कॉन्वॉय गया था। एंड देन वी ऑल नो व्हाट हैपेंड कि वो सुसाइड बॉम्बर आके जो है उनके कॉन्वॉय पे आया और वहाँ पर ब्लास्ट हुआ, और उस चक्कर में हमारे 40 जवान शहीद हुए। वो कहते हैं यहाँ से उनका मतलब एलिगेशंस का सिलसिला चालू होता है फिर एक एक करके, और शॉर्ट में मैं आपको सारे एलिगेशन बताता हूँ। सो द वेरी फर्स्ट थिंग वॉज एयरक्राफ्ट वॉज डिनाइड। ऑन द सेम इवनिंग ही रीच्ड PM एंड ही सेड कि ये जो भी हुआ है ये हमारी गलती है और ये बच सकती थी अगर ऐसा हो जाता। फॉर दैट मैटर PM उसको रिप्लाई करके बोलते हैं कि ये कोई और चीज़ है और तुम शांत रहो, तुम चुप रहो इस चीज़ पर। ही ऑल्सो मैंशनड कि PM उस समय पे क्या ये जिम कॉर्बेट में कुछ शूटिंग वगैरह करा रहे थे एंड उनके सिग्नल वगैरह कुछ नहीं थे, तो सत्यपाल जी उनको पहुंच नहीं पाए थे, और बाद में आके उन्होंने ढाबे से उनको कॉल किया। इसके साथ वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने ट्राई टू रीच अदर चैनल्स एज वेल, और जिसमें वो नाम लेते हैं अजीत डोवाल जी का। वो उन्होंने ये चीज़ बोली कि आप इस चीज़ पे चुप रहो क्योंकि ये सारा जो है वो पाकिस्तान पर जाने वाला है, तो इसलिए आप चुप रहो इस पर। वो ये भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फेलियर भी रहा था, बिकॉज द व्हीकल इन विच द RDX वॉज फिल्ड, जिसमें वो RDX भरा हुआ था और जो ब्लास्ट हुआ था, दैट व्हीकल वॉज रोमिंग इन वैली फॉर 10 days, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि अराउंड 8 लिंक रोड्स आर देयर विच वर अनमेन्ड, ठीक है ना, वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह की व्यवस्था जो है अच्छी नहीं थी उस समय पे। और साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि भाई देखो, वी वर नॉट इन लूप, मतलब कि CRPF ने एयरक्राफ्ट मांगा था, होम मिनिस्ट्री से इसके बारे में कुछ पता नहीं था सत्यपाल जी को, ही वॉज नॉट इन लूप। तो इस वजह से थापर उनसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से जो ये बहुत बढ़िया ट्रेजिक इंसिडेंट है और इसका जो फेलियर है उसके लिए ब्लेम किसको किया जाना चाहिए। हालांकि बाद में वो इस चीज़ को कहते हैं कि इवन आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट, लेकिन मोटे मोटे में वो ये कहते हैं कि द CRPF एंड द होम मिनिस्ट्री शुड बी द वन
टू ब्लेम फॉर दिस इशू। यानी होम मिनिस्ट्री एक तरीके से मतलब सीधे सीधे राजनाथ सिंह का वो मेंशन कर रहे थे, और मैं ऐसा मेंशन नहीं कर रहा हूँ, लिटरली इंटरव्यू ने पूछा था कि सो यू मीन राजनाथ सिंह, एंड ही सेड यस। तो वो कहते हैं कि इफ़ ही वुड हैव बीन एट द प्लेस ऑफ राजनाथ सिंह वो रिज़ाइन कर देते, मतलब इतनी बड़ी गलती मान के वो रिज़ाइन कर देते। ये मेन पॉइंट है, आपको वैसे बता दूं, ये मेन चर्चा का पॉइंट बना हुआ है। ये जो भी सिक्योरिटी फेलियर्स हुए थे और एयरक्राफ्ट डिनाय किया गया था, एज पर सत्यपाल, इनके हिसाब से ये सारी चीज़ें करी गई थी इस वजह से ताकि बीजेपी इसको एज एन एडवांटेज यूज़ कर सके आने वाले इलेक्शंस के लिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं 370 की बात जब चलती है तो वो पूछते हैं कि भाई आप मतलब अग्री करते हो 370 के फैसले से, तो पहले तो मना करते हैं, लेकिन अगेन फिर बाद में वो बोलते हैं कि हाँ मैं 370 को हटाने के बारे में तो उस चीज़ तो एग्री करता हूँ, लेकिन जो इन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया उस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ, मैं होता तो मैं उस चीज़ को नहीं होने देता। और वो ये भी क्लेम करते हैं कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। कहते हैं कि द बीजेपी डिड दिस फॉर टेकिंग पुलिस अंडर कंट्रोल, ठीक है ना। मैं भी बना नहीं रहा हूँ, उन्होंने लिटरली ये चीज़ बोली है कि उनका मेन जो मकसद रहा है वो यही रहा होगा कि यूनियन टेरिटरी बना दो इसलिए ताकि जो है पुलिस हमारे कंट्रोल में आ जाए, बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट समथिंग विल हैपन। और इस चीज़ के बारे में आगे बताते हैं सत्यपाल जी कि एक बार जब उनका पीएम से वैसे ही मिलना जुलना हुआ था तो पीएम ने उनसे जिक्र किया था इस बारे में कि अगर हम कुछ कर दें तो कुछ होगा तो नहीं, ये उनके वर्ड थे, ठीक है ना। और इस पे सत्यपाल जी का कहना था कि उन्होंने एश्योरेंस दी कि, और इंटरव्यू में भी उन्होंने बोला कि मैंने पुलिस पे इतना काम किया है, मतलब ड्यूरिंग हिज टेन्योर वो कहते हैं मैंने इतना काम किया है कि एक कुत्ता भी नहीं भौंक सकता। खैर बाद में उन्होंने क्या बोला वो अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो ये भी क्लेम करते हैं कि उनको पुलिस वगैरह का सपोर्ट था अच्छा, ठीक है ना। यानी कि कोई सिचुएशन जो है अनकंट्रोल नहीं हो सकती थी, इस बात अनकंट्रोल हो सकती थी इसका डर बीजेपी को था, लेकिन वो ये एलिज कर रहे हैं कि नहीं ऐसी सिचुएशन अनकंट्रोल्ड नहीं थी, ठीक है ना, उनके कंट्रोल में था सारी चीज़ें। वो ये भी कहते हैं कि उनको 370 के बारे में कोई नॉलेज नहीं था कि ऐसा होने वाला है। उसके बाद थोड़ा सा फिर पॉइंट हटके आ जाता है करप्शन पे, जिसमें वो ये कहते हैं कि मतलब एक्चुअली 2 डील्स थी इसमें। द फर्स्ट वन वाज द इंश्योरेंस स्कीम, जो कि एक तरीके से एक मतलब एक जनरल इंश्योरेंस स्कीम थी जो कि वहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए चलाई गई थी, ठीक है ना, जिसको उन्होंने मतलब कि रिफ्यूज़ कर दिया, एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया सत्यपाल जी ने, क्योंकि इनका कहना था कि उसमें जो नेटवर्क हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो भी अच्छे नहीं थे, और प्लस उसमें जो बेसिकली जो पैसा देना पड़ रहा था सरकारी कर्मचारियों को वो भी थोड़ा ज़्यादा था, तो सरकारी कर्मचारियों के बीच में कुछ सहमति बनी नहीं उसको लेके, इस वजह से इन्होंने उसको कैंसिल कर दिया। एक और हाइडल पावर स्कीम थी जो उस बीच में इन्होंने कैंसिल करी, हालांकि फिर वो बाद में अप्रूव हो गई, जिसमें वो कहते हैं कि पहले तो जब उन्होंने ये कैंसिल किया तब उनका कहना था कि ऑन दिस केस ही सपोर्टेड मी, यानी पीएम सपोर्टेड हिम, ठीक है ना। हालांकि लेटर ऑन वो कैसे अप्रूव हो गया वो हाइडल पावर वाला स्कीम, उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इन दोनों डील्स में अराउंड 150 करोड़ इन्वॉल्व थे, और जब मैं 150 करोड़ इन्वॉल्व थे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये फंड्स जाने थे ऊपर तक किसी को, यानी करप्शन का बेसिकली मैटर वो बोल रहे हैं कि किसी को मिलने थे ये रुपए। वो कहते हैं मुझे नहीं मिलने थे, ऊपर से मैंने तो कैंसिल भी कर दी थी ये दोनों, लेकिन वो कहते हैं कि किसी को तो मिलने थे, ठीक है ना। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इनमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो मोदी जी के नज़दीकी लोग हैं, ठीक है। इसके आगे वो ये बोलते हैं कि इफ़ पीएम वुड हैव सेड, मैं फिर भी इस स्कीम को कैंसिल कर देता, यानी इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बोल रहे थे, अगर पीएम बोलते भी तो भी वो इसको कैंसिल कर देते। इसके आगे फिर थोड़े करप्शन पे और बात चलती है आगे, और उनके गोवा में जब वो गवर्नर थे अपॉइंटेड तब के टेन्योर की बात होती है। उन्होंने कुछ ऐसी गतिविधियां वहाँ पे नोटिस करी थी जिसके थ्रू उनको पता लगा कि वहाँ का जो सीएम है ही इज़ करप्ट और वो पैसे खा रहा है, तो उन्होंने इसने रिपोर्ट किया पीएम को, लेकिन उनका कहना ये था, मतलब वो अगेन एलिगेशन लगा रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में कुछ हुआ नहीं, कुछ भी किया नहीं पीएम ने, और किसी के द्वारा पीएमओ यानी पीएम ऑफिस के बिहाफ पे उनके पास फ़ोन भी आया था, ठीक है ना, लेकिन उसको भी जो है उन्होंने रिपोर्ट किया और कुछ हुआ नहीं। फिर उनको गोवा से ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी दूसरी जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ पे लोग उनके सपोर्ट में थे, इसलिए सेंटिमेंट जो है वो बिल्डअप हो रहा था, तो जल्दी से जल्दी उनको वहाँ से निकाला। में उनका कहना ये था कि भाई पीएम जो है वो करप्शन से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, वो कहते भले ही हैं इस बात को, लेकिन वो इस चीज़ से दूर नहीं है, तो उन्होंने पीएम की इन्वॉल्वमेंट करप्शन में भी कर दी यहाँ पे।
और इसके आगे फिर वो कहते हैं कि पीएम इज इल इन्फॉर्म्ड, कहते हैं कि कश्मीर के किसी भी रियल प्रॉब्लम के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। और थापर उनसे पूछते हैं कि यू वर अपॉइंटेड एज एन गवर्नर इन 2018, सो यू डिड न्यू बैक देन व्हाट आर द इनकेपेबिलिटीज एंड ऑल, एंड ही सेड यस 100%, इट्स हिज वर्ड। उन्होंने कहा कि यस 100%, यानी उनका बेसिकली कहना ये था कि ये सारी चीज़ें इनकेपेबिलिटीज़ के बारे में उन्होंने पीएम को इंप्रेशन दिया था, लेकिन अगेन वो शायद इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है ना। और फिर इंटरव्यू के लास्ट में वो कहते हैं कि जब अडानी वगैरह के ऊपर बात होती है तो वो कहते हैं कि मतलब उनकी बहुत सारी सजेशंस हैं पीएम के लिए जिसमें वो पीएम इंटरेस्टेड लगते नहीं, तो वो कहते हैं कि मुझे एक दिन के लिए बुला ले, मैं बता दूंगा कि ये करना है। और इंटरव्यू खत्म होता है अपने पुराने दिए गए एक अमित शाह के बारे में स्टेटमेंट को विड्रॉ करते वो उन्होंने पहले अमित शाह के लिए कुछ कहा था और उसके लिए वो कहते हैं कि नहीं मैं उसको वापस लेता हूँ, वो मैंने गलत कहा है, साफ साफ बोलते हैं। तो ये मोटे मोटे में सारांश है कि उस इंटरव्यू में क्या बातें हुई थी, क्या चीज़ हुई थी। और अब शुरू होते हैं मेरे पॉइंट्स। One eternity later. तो जी इस इंटरव्यू में एक जब 370 की बात हो रही थी तो थापर ये भी कहते हैं कि कुछ जर्नलिस्ट जैसे वो अनुराधा भसीन का नाम लेते हैं कि उन्होंने एलिज किया था कि उस समय पे 370 के दौरान यानी जर्नलिस्ट के साथ में बिहेवियर अच्छा नहीं हो रहा था, उनको डिटेन किया जा रहा था वगैरह वगैरह। तो इस पर वो कहते हैं ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं रात के 2 बजे तक भी उठ के फ़ोन उठा रहा था और ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। वो साफ साफ रिफ्यूज़ करते हैं। तो अब मेरे पॉइंट्स कुछ हैं जो शुरू होते हैं यहाँ से। पहला पॉइंट, तो साहब मुफ्ती इज लाइंग दैट फैक्ट्स केम थ्रू दैट शी कॉल्ड, बसिन इज लाइंग दैट द जर्नलिस्ट वर डिटेन्ड, बट सत्यपाल इज स्पीकिंग ट्रूथ इवन आफ्टर शेमलेसली विड्रॉइंग द स्टेटमेंट ही मेड अबाउट अमित शाह। ठीक है ना, यानी भाई बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ये एक सच बोल रहे हैं, इन पे यकीन किया जाए, ठीक है ना। जबकि ये पुराने दिए हुए अपने एक स्टेटमेंट को शेमलेसली वापस लेते हैं कि भाई वो मैं वापस लेता हूँ। मतलब बड़े लोग कह गए भाई शब्द ऐसे तीर की तरह, एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ सकता। वो पहले उन्होंने किसी के बारे में कुछ कह दिया, आप जाके कह रहे नहीं वो तो मैंने गलत कह दिया। कल को इस इंटरव्यू के बारे में, इसलिए थापर जी ने इंटरव्यू के लास्ट में उनसे 2 बार 3 बार कंफर्म करके पूछा भाई अभी जो आप कह रहे हो उस पर तो आप स्टैंड करोगे ना। अनदर पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, Mufti wasn't able to show her majority before assembly dissolution. That's her incompetency, not of Satyapal's. But RDX filled vehicle was running in Delhi for 10 days and it wasn't located. That's not Satyapal's incompetency, but of CRPF and Home Ministries. ठीक है। Third point, because of aircraft denial, if he would have been at Rajnath's place, he would have resigned. Yet, because of intelligence failure in locating vehicle, being the governor having absolute power in his hand, admitting it's his fault as well, he never resigned. What a crap, man. What a hypocrite. Another point. PM is ill-informed, do not have any idea of Kashmir's situation, still taking a stand for 370 removal and eventually did it, while Satyapal ji, who is very well informed of the state, क्लेमिंग पीएम मुझे एक दिन बुला लें और मैं उनको बता दूंगा कि ये करना है, क्लेमिंग कि उनकी चिट्ठी भेजे बिना ये होता भी नहीं, स्टिल ही चूज टू डिड इट। ठीक है। अनदर पॉइंट, होम मिनिस्ट्री, बीजेपी एंड पीएम itself didn't admitted the security lapses happened in Pulwama in public domain, which Thapar pointed out. But did Satyapal admitted the same? Even once in last 4 years, where were his strong hands back then that he is naming now? His community, his farmers' hamdardi with him. Where were they? On one hand, he said that 100% he knew of the lapses and political incapabilities in Kashmir since 2018. He said 100%. On other hand, he never came in public domain and speak about the same, and now says the blame goes to Home Ministry and PM. Well, the truth, which even a 14-year-old child can cite in all this, is that there could be 2 possible outcomes, 2 possible motives why he would do that. The first, he was ill-informed, incompetent in managing the affairs. Or second, what happened was unexpected and he is using this tragic incident and incapable to blame someone else for his political gains now. And maybe he was having political gains back then too. ठीक है। And another point, PM is ignorant that he wasn't interested when Satyapal gave impressions about what Gilani said कि उस गवर्नर से मिलने जा रहे हो,
तो डील हो सकता है, वो गजब का गवर्नर है कि ये सॉल्व हो सकता है। बट सत्यपाल इज नॉट इग्नोरेंट in failing to maintain adequate security on Kashmir roads even when there were several adverse intelligence reports start coming since January till mid-February as Thapar pointed out। हालांकि थापर जी ने ये पॉइंट आउट करी थी किसी और को ब्लेम करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं थापर जी भी तो उसी साइड पे थे ना। ये तो मतलब एक समझदार इंसान होगा वो समझ पाएगा, ठीक है ना, कि भाई असलियत में ये चीज़ ब्लेम किसको करनी चाहिए, किसके अंडर कंट्रोल है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। सीआरपीएफ का क्या रोल होता है, ठीक है ना। चलो सीआरपीएफ का जो है एयरक्राफ्ट वगैरह के बारे में उस चीज़ में तुम लूप में नहीं थे, लेकिन इस तरीके की एडवर्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लगातार आ रही थी, तो कम से कम तुम जो तुम्हारे हाथ में है उसको तो तुम सेफगार्ड कर ही सकते थे, बट तुमने किया नहीं। और एक और बात, ऑन वन हैंड ही से ही नीडेड ज़ेड सिक्योरिटी, ऑन अदर ही सेड पुलिस पे बहुत काम किया है, बहुत सपोर्ट था, एक कुत्ता भी नहीं भौंक सकता। तो भाई क्यों चाहिए थी फिर ज़ेड सिक्योरिटी, समन आस्क हिम, क्यों चाहिए थी? क्योंकि उन्होंने बोला कि एडवाइजरी कम्युनिटी ने इशू किया था, पाकिस्तान की तरफ से उनको थ्रेट है। वहीं दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हुर्रियत के अंदर जो लीडर सबसे ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी था वो उनके सपोर्ट में है। उनका खुद का कहना है कि भाई गिलानी जो है वो उनके बारे में ये सोच रखते थे कि भाई ये तो गजब का गवर्नर है, ये क्या उन्होंने कुछ बोला था कि अपना दिल जो है हथेली पे रख देता है, ऐसा कुछ। लास्टली दिस वॉज ऑल डन because taking due credit by BJP to succeed in elections from creating public sentiments। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ that can't this interview be some sort of a strategy for again gaining sentiments by opposition and making people hate BJP? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कम से कम लिबरल्स और लेफ्टिस्ट्स तो ये सोच भी नहीं सकते कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। जो पहले से ही वन साइडेड है वो क्या सोच सकता है इस चीज को, ठीक है ना। एंड एट लास्ट जेंटलमैन, दीज आर ऑल एलिगेशंस, प्योर एलिगेशंस। ये सच है, इस चीज का आधार सिवाय सत्यपाल के शब्दों के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और उनका स्टैंड कितना क्लियर है, ये तो उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है, ये तो वीडियो के एंड में आते आते आपको पता पड़ ही गया होगा। हमारे 40 जवान शहीद हुए थे दोस्तों, और इसका जिम्मा डायरेक्टली इनडायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएगा ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ कमी कहीं ना कहीं छूटी ही होगी, नहीं छूटी होती तो ऐसा होता ही नहीं। लेकिन इस चीज को किसी पे ये इल्जाम लगाने के लिए यूज करना कि उसने ये काम अपने पॉलिटिकल गेन के लिए किया है, ये सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है इस तरीके से बोलना, ठीक है ना। और यकीन मानो कि ये पूरा जो रिसर्च सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी बनाए हैं, जो ये सारी वीडियो में इतने सारे पॉइंट्स, ये तो सब मैंने बाद में देखे हैं। जो मेरा पहला रिएक्शन था इनके इस इंटरव्यू की, जो छोटी छोटी क्लिप्स आ रही थी, वो सारी चीज़ें देख के जो मेरा पहला रिएक्शन इस पर था वो ये था कि यार दाल में कुछ तो काला है। मुझे पहली बार शक हुआ कि यार मतलब कि इसने खींचा तो सभी को ही खींच दिया, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मोदी, अजीत डोभाल जी, सभी को खींच दिया एक बार में। और खींचा भी तो किसी एक चीज पे नहीं, सारी चीजों पे खींच दिया है। 370, पुलवामा, ठीक है ना, करप्शन, इल इन्फॉर्म्ड, ठीक है ना, और ये क्या कहते हैं राहुल गांधी, ठीक है ना, अडानी, बीबीसी, सारी चीजों पे खींच दिया। भाई मेरे को तो ये प्लान्ड ज्यादा लग रहा है, क्योंकि आप मतलब खुद इमेजिन करके देखो भाई, कोई आमतौर पर अगर कोई राजनेता या कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता भी है, चाहे कोई स्कैम हो या कुछ भी हो, तो अक्सर होता यह है कि एक कोई कड़ी मिल जाती है, कोई एक सबूत मिल जाता है, और उसके बेसिस पे फिर जो है ये सारी कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं और फिर इस तरीके से चीज़ें एक्सपोज होती हैं, सामने आती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ तो सारी की सारी ही कड़ियाँ मिल गई हैं भाई, एक ही इंटरव्यू के अंदर एक ही बंदा बोल रहा। और कमाल की बात ये बंदा वो जो कल तक उनमें ही शामिल था। विश्वास कर सकते हैं क्या, आप बताइए। एंड द बिगेस्ट लॉस of losing the 40 jawans of CRPF was of CRPF itself। और मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई भी CRPF पर्सनल की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आया कि ऐसा कुछ हुआ था। और इंटरेस्टिंगली वो बंदा इस चीज पर बयान दे रहा है जो कि खुद कह रहा है कि ही वॉज नॉट इन लूप। और टाइमिंग भी देखो कैसे समय पे कह रहा है। आई लेट यू गाइस डिसाइड। बीजेपी की तरफ से आई थिंक
एक ही स्टेटमेंट आया है अमित शाह जी का। अभी शायद कल ही एक इंटरव्यू इंडिया टुडे पे आया था जिसमें उन्होंने सत्यपाल के बारे में कुछ कहा है। बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि मतलब जो सत्यपाल जी बोल रहे हैं उसकी एक बार क्रेडिबिलिटी देखिए, ठीक है ना। और वो जब सत्ता में थे तब उन्होंने कोई चीज़ क्यों नहीं बोली, अभी आके वो क्यों बोल रहे हैं। कहानी रही सीबीआई के समन की जो कि सत्यपाल जी को गया, तो वो कोई नई बात नहीं है, वो पुराना ही उनका केस चल रहा है। उस पर जो है उनको क्या कहते हैं पूछताछ चल रही है उनसे। ऐसा कुछ नहीं है कि बुलावा आ गया है जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं। तो ये सारी बातें थी। अब आप इस चीज़ में डिसाइड कर सकते हैं कि ये दोगला गेम जो खेला जा रहा है ये क्यों खेला जा रहा है, इसी समय पर क्यों खेला जा रहा है, ठीक है ना। जो कि पहले क्या कहते हैं बहुत इस बारे में सिचुएशन बहुत कंट्रोल में है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छी हुई है, उस चीज़ के लिए क्या कहते हैं एक तरीके से प्रशंसा कर रहे थे बीजेपी की। अब सारी चीज़ें वो ऐसी बोल रहे हैं कि उन्होंने सभी गलत किया, कोई एक काम ऐसा नहीं बोल रहे जो उन्होंने अच्छा किया। कह रहे हैं हर चीज़ में उनका वो क्या कहते हैं पॉलिटिकल स्टैंस गलत है। भाई जब आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी इतनी ही डिफरेंट है एक पार्टी के साथ, तो आप उस पार्टी में शामिल कैसे हो। अचानक से आपकी सारी आइडियोलॉजी उनसे डिफरेंट हो गई, ये तो कुछ और संकेत देता है।